जाट का, जैसे अंग्रेज कहता था कि जाट मुश्किल में ही निखरता है, उसको आराम वाला समय नहीं भाता है। अच्छा। कि आपकी जिंदगी सिर्फ पॉलिटिक्स पे केंद्रित नहीं रह सकती। पॉलिटिक्स जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, फाइनली सारी डेमोक्रेसी वोट पे ही चलती है, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो है विक्टिमहुड की, कि तुम्हारे को तो दूसरे ने खा लिया। पूरी अपनी। बाकी देशों में आप जाओ तो वहां पे इलेक्शन होता है कि हम क्या करेंगे। यह होता है कि तुम्हारा फलाने ने नुकसान कर दिया, पहले नुकसान कर दिया, पुराने जमाने में तुम्हारे साथ ये इसने किया था तो अब ये तुम्हारा दुश्मन है। अब आप इस पॉलिटिक्स को, मेरा कहना है आपको कि भाई इस पॉलिटिक्स को इसकी जगह पे रखो, इसकी जगह सर पे नहीं है। आज भी आप जो भी हरियाणा के बारे में अच्छा उदाहरण या बुरा उदाहरण बनता है वो बाय डिफॉल्ट जाट का हो जाता है। भाई किलकी नहीं मारी, किलकी कोई आपकी कल्चरल सिंबल है, ये मारनी है भाई किलकी। हाँ, ये कोई कल्चरल सिंबल है। जिस टाइम दुनिया और समाजों की औरतें कहीं वृंदावन में और इलाहाबाद में और मथुरा में जीवन काटा करती विधवा होने पे, हमारी अपने घर में रहा करती, अपनी जमीन को संभाला करती, अपने बच्चों को पाला करती। जैसे सन 1931 में रोहतक जिले की 5% भूमि जो थी वो औरतों के नाम थी। किसी का बच्चा अपनी दिन को बर्बाद कर रहा है तो वो माँ बाप की गलती है। अपने बच्चों को नौकरी लेने के काबिल बनाओ। देखो आज दुनिया में नौकरियां खुली हुई हैं, आने वाले समय में दुनिया में ये नौकरियां और खुलनी। अब जैसे यूरोप है, पूरा यूरोप बूढ़ा हो रहा है, पूरा जापान बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका 2050 में भारत में हर 5वां आदमी बूढ़ा होगा। हाँ, तो ये इन सब देशों में ना आपको काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी। आज वो आपने अपने गांव में स्किल सेंटर, रीडिंग लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाते? आज के दिन मेरे ख्याल में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी तो ऐसा है जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, मैं एमएलए बनने के चक्कर में। हर जगह एक लाइब्रेरी खोलें और इनसे खुलवाई जा सकती है। अगर आम समाज इनके ऊपर प्रेशर डालेगा ना, खोल देंगे। ये तो वही काम करेंगे जो तुम कहोगे। तो पॉलिटिक्स के ऊपर आप इस ढंग से भी कब्जा कर सकते हैं। आजकल तो पता नहीं पैसा कैसे कैसों के पास आ रखा है। मेरे ख्याल में जाटों के लिए सही वक्त है ये पॉलिटिक्स से कुछ दिन दूर हो जाओ। दूर हो जाओ उससे मेरा कहने का मतलब है कि भाई तुम 25% हो, तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसको पॉलिटिशियनों को भगवान बनाना छोड़ दो। जरूरी नहीं कि सीएम हो, काम कराने के और भी ढंग होते हैं। हरियाणा की 1966 के बाद आर्थिक प्रगति का स्वर्ण युग कौन सा था? बंसीलाल वाला। सोशल जस्टिस, स्पेशली ये ऐसी चीजें जैसे ये बुढ़ापा पेंशन वगैरह, देवीलाल जी की। देवीलाल। फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो मतलब आगे काम आए, दीपेंद्र भाई, IIHM, सुपवा, ये ऐसी हैं जो फ्यूचरिस्टिक थी। ये सारे समाज के लिए हैं, पूर्व सब के लिए हैं। जातिवाद का आरोप किस पे लगता है? तो क्या मिला आपको? ये आदमी की फितरत है कि वो उसके ऊपर किए हुए एहसानों को बहुत जल्दी भूलता है, जानबूझ के भूलता है, याद नहीं रखना चाहता है, उससे नजर नहीं मिलाएगा, उससे दूर जाएगा और उसकी पीठ पीछे बुराई करेगा। अरे इसने तो इसलिए किया था, न्यू थोड़ा ये बात तो या न्यू थी, इसने उस टाइम मारी जरूरत थी तो इसने, इस ढंग से मतलब उस बात को घुमाएंगे। अपने छोरे तो डरना छोड़ दो। मैं ये जो मेरी उम्र के हैं या मेरी उम्र से कम वाले जमीन बेचने की बात करें तो बेदखल कर दो उससे डरना बंद कर दो, वो कुछ नहीं कर सकता तुम। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल योगेंद्र सिंह जी। कर्नल साहब बहुत सारी मिलिट्री हिस्ट्री पर पुस्तकें लिख चुके हैं और गवांड फाउंडेशन करके ये एक NGO भी चलाते हैं और लिटरेरी फेस्टिवल कराते हैं हरियाणा में। काफ़ी व्यस्त रहने वाले सर हैं कर्नल योगेंद्र सिंह जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दी में व्यस्त रहना ना। अच्छा सर, एक पॉलिटिकल सवाल है, चूँकि आप बच्चों से मिलते हो और लिटरेरी फेस्टिवल के माध्यम से अलग अलग लोगों से मिलते रहते हो, और पॉलिटिकल सवाल ये है कि जब ये चुनाव हुए और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई तो ऐसा माना जाने लगा कि जो जाट पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल हाशिए पे
जा चुकी है और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और इवन उनको और हार के लिए किसी को दोषी ठहराने का भी रास्ता नज़र नहीं आया अभी तक। तो ऐसे समय में जाट पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी और क्या भविष्य आप देखते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत सही समय है, क्योंकि जाट का, जैसे अंग्रेज कहता था कि जाट मुश्किल में ही निखरता है, उसको आराम वाला समय नहीं भाता है। अच्छा। जहाँ तक हरियाणा का समाज है, मुझे नहीं लगता कि ये जो जातीय विरोध यूथ में इतना है, इन द सेंस के हो सकता है वो वोट बड़े होके जाति के हिसाब से दें, लेकिन उनका जो अपना सोशल इंटरेक्शन है उसमें जाति उनके लिए बाधा नहीं है दोस्त बनाने में, जो एक बहुत अच्छी बात है। वो हर जाति, हर उस वर्ग से उनके दोस्त बन जाते हैं आपस में। कमिंग टू हरियाणा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जाटों के लिए अच्छा वक्त है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ पॉलिटिक्स पे केंद्रित नहीं रह सकती। नहीं रह सकते, आप 24 घंटे पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि ये जो वोट पॉलिटिक्स है इसने जाटों को कोई विशेष फायदा दिया। देखिए, आप अगर पीछे जाएं तो भारत का एकमात्र समाज जहाँ पे किसान जजमान था, जैसे पंडित रामविलास शर्मा नहीं कहते हैं भाई जाट तुम्हारा जजमान, तो वो एक सामाजिक सत्य को बताते हैं जब वो ये बात कहते हैं कि भाई हरियाणा में ये एक ऐसा समाज था जिसके अंदर किसान प्रधान था, जाट किसान था, जाट कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। हाँ, अर्थव्यवस्था नहीं, सामाजिक व्यवस्था भी उसके साथ ही उस अर्थव्यवस्था से, क्योंकि उसके पास पावर थी, जमीन की उसके पास अपनी मिल्कियत थी, तो इसलिए उसके पास इकोनॉमिक पावर थी। और फिर उसने जो सोशल स्ट्रक्चर खड़ा किया वो एक बहुत बेहतरीन सोशल सिस्टम अपने समय का था जी, जिसको आप अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करो तो एगलिटेरियन, डेमोक्रेटिक, जेंडर न्यूट्रल, ये सारी बातें जो आज के दिन इन फैशन हैं, लोग बात करते हैं, वो सारी उस समाज में समाहित थी। तो इसलिए इनका मेरा मतलब जाटों का जो पास्ट है वो बहुत शानदार। खाप पंचायत अपने आप में एक पंचायत है, किसी एक का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं दिखाता, वो राजा नहीं दिखाता है। खाप एक्चुअली कास्ट से भी बंधी हुई नहीं, वो मैं पंचायत की बात कर रहा हूँ कि वो पंचायत व्यवस्था है, वो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था को दिखाता है। बिल्कुल। तो ये जो था, तो इनका एक बहुत अच्छा इतिहास है। अब है कि फ्यूचर को देखने के लिए आप थोड़ा इतिहास को देख लो। आप अपने गांव को चलाते थे, बाकी देश पे तो किसी बादशाह का राज होता था, तो ऐसा तगड़ा सा राज में आपका भी साझा उस टाइम भी नहीं था, अपने गांव का अपना काम चलाते थे। अब वही एक तरह से हालत है कि जो आज का स्टेट है, आज की जो व्यवस्था है, उसने बहुत सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। जो पहले गांव के लोग खुद करते थे, आज वो स्टेट कर रहा है। आज वो स्टेट कर रहा है, तो जो गांव के अंदर, जो समाज के अंदर एकजुटता थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। नहीं है जी, किसान की वो पोजीशन नहीं रही, जमीन ही कहाँ रही। हाँ, तो 5 एकड़ से तो बड़े जमींदारी मिलने मुश्किल है, और ऊपर से फिर उसकी वो सेंट्रल पोजीशन नहीं है। तो अब समाज को उसी सिस्टम पे चलने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिस्टम अपने समय में आपने बहुत अच्छा बनाया हो था, चुका। वो बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन समय अब उसको बदल रहा है जी। ये बात हमें समझनी चाहिए। यानी कि लोग अब इंडिविजुअलिस्टिक एक तरह से, आप क्योंकि आप सीधा स्टेट के साथ संबंध बना सकते हो, सीधा स्टेट से सुविधाएं ले सकते हो, तो वो पुराना चीज़ वो कमज़ोर होगी। तो एक चीज़ तो ये हम इन जाटों को समझनी चाहिए कि भाई वो वाली व्यवस्था अब नहीं, मत जियो उस चीज़ पे। हाँ, वो नहीं, वापस भी नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स, जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, फाइनली सारी डेमोक्रेसी वोट पे ही चलती हैं, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है
वो पॉलिटिक्स जो है वो है विक्टिमहुड की, कि तुम्हारे को तो दूसरे ने खा लिया। पूरी अपनी। बाकी देशों में आप जाओ तो वहां पे इलेक्शन होता है कि हम क्या करेंगे। या होता है कि तुम्हारा फलाने ने नुकसान कर दिया, पहले नुकसान कर दिया, पुराने जमाने में तुम्हारे साथ ये इसने किया था तो अब ये तुम्हारा दुश्मन है। हमारे यहाँ है विक्टिमहुड का। जो इसमें क्या होता है कि पहले जो भी इस समाज को संभाल रहा था उसके ऊपर दोष लगाना आसान हो जाता है। वो चाहे हरियाणा में कितना ही जाट अच्छा हो, चाहे वो बिहार में यादव हो, उत्तर प्रदेश, वो उसके ऊपर लगेगा। वो भाई मुगलों ने राज किया तो मुसलमानों पे दोष लगा दो तो ये दोष लगाना बड़ा आसान हो जाता है। अब ये चीज पॉलिटिशियंस ने एक्सप्लॉइट की है हर जगह पे। जैसे आप कह रहे थे जहाँ पे जो डोमिनेट कर रही जो भी उसके खिलाफ दूसरों को कर दिया, कहीं मराठों के खिलाफ तो कहीं पटेलों के खिलाफ तो कहीं जाटों के खिलाफ। ये इस पॉलिटिक्स को हमें समझना है। अब ये जो है, अब नेचुरली भाई वोट की सरकार है तो जिसकी ज्यादा वोट डल जाएंगी उसकी बन जाएगी। अब आप इस पॉलिटिक्स को, मेरा कहना है आपको कि भाई इस पॉलिटिक्स को इसकी जगह पे रखो। इसकी जगह सर पे नहीं है, इसकी जगह बाकी चीज़ों के आसपास ही है। अपना इकोनॉमिक वेलबीइंग, अपनी सोशल कल्चरल ग्रोथ और पॉलिटिकल पावर, बच्चों की ग्रोथ, पढ़ाई लिखाई उनकी, तो इन सब चीज़ों को आप बराबर लेके चलो। मेरी जाटों से ये सलाह है कि इस इसको बिल्कुल यहाँ बैठाने की जरूरत नहीं। आज के जैसे और लोग लेते वैसे ही तुम लो इसको। आज के दिन जब भी बात होती है ना जाटों की, वो 2-3 परिवार जो पॉलिटिक्स में हैं उनके ऊपर बात चली जाए, उन्हीं की जिक्र होता रहता है, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे और बहुत से काम हैं, उनको आइकॉन बनाओ। आपके बहुत से लोग हैं जो बाकी जगहों पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी जिक्र करो। सबसे जरूरी है कि अपनी कल्चर को रिवाइव करो। देखिए, आपकी जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, जो आपके नैतिक मूल्य हैं, वो सारे आपके कल्चर से निकलते हैं। अब हमारी कल्चर को लोगों ने हैंडओवर कर दिया है बच्चों के। हमारी अब हमारी कल्चर, हरियाणा की जो कल्चर है ना, देखो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, हरियाणा की कल्चर है कृषक की कल्चर। कृषक, जाट, रांगड़, ये थे कृषक। तो बलोच थे, रांगड़ थे, जाट थे, राजपूत थे और भाई कुछ और थे, लेकिन मेन जातियां तो ये थी। अब जहाँ पे ये जो सिस्टम था, पंचायती सिस्टम, वहाँ पे एक कल्चर थी जो थी बेसिकली जाटों की कल्चर। तो जब हम हरियाणा की कल्चर की बात करते हैं तो हमें ये सत्य मानना पड़ेगा कि वो जाटों की कल्चर, और ये बात सारी दुनिया मानती है। आज भी आप जो भी हरियाणा के बारे में अच्छा उदाहरण या बुरा उदाहरण बनता है, वो बाय डिफॉल्ट जाट का हो जाता है। हाँ, अच्छा भी बुरा भी। अच्छा भी बुरा भी। आप किसी में वो, चाहे किसी फिल्म में कैरेक्टर को देख लो। मैं अभी कहीं घूमने गए हुए थे टूरिस्ट, वो नाच रहे थे कपड़े उतार के, तो उन्होंने कोई गाना लगा रखा था जाटों का छोरा, तो उसमें बहुत बड़ी बहस छिड़ी पूरे देश में। तो एक अरिहंत है, आप जानते हैं उनको, अरिहंत ने कहा कि अगर इस गाने की जगह कोई और गाना होता तो क्या ये मुद्दा बनता? नहीं, पर मैं ये बात मानता हूँ, ठीक है, अरिहंत की बात सही थी कि भाई ऐसा ये प्रोफाइलिंग है, लेकिन ये प्रोफाइल हमारी कराई हुई है, खुद क्रिएट की हुई है। मैंने देखा है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में कोई भी वो आता है, कोई कलाकार जो आजकल बड़ा अच्छा कर रहा है, भाई किलकी नहीं मारी। किलकी कोई आपकी कल्चरल सिंबल है? ये मारनी है भाई किलकी? हाँ, ये कोई कल्चरल सिंबल है? एक खटोला बाहर, एक भीतर, उस पर शूटर, उस क्यों हम कोई दुनिया के अपराधी पैदा करने वाला समाज है कि हम अपराधी ही पैदा करेंगे? और वो तो अकेले जाटों पे भी नहीं, समाज के हर तबके पे बात लागू होती है, लेकिन वो पड़ती है आके जाटों पे। भाई बाय डिफॉल्ट जेल के अंदर खटोला तो कोई जाति का आदमी नहीं डालना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो बाहर के लोग हैं उनके इमेजिनेशन में हरियाणा इज इक्वल टू जाट्स। हाँ, वो सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ जाट रहते हैं, जबकि यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। बहुत लोग रहते हैं, वो 3 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन आप
सबसे बड़ी संख्या में हो, जो आपकी कल्चर है वो है आपकी, तो ये दोष या अच्छाई आपकी ही सराहनीय है। ये बात जाटों को समझनी चाहिए। हुक्का, कैसे हुक्का आपका सिंबल हो सकता है? क्या है हुक्के में? दुनिया स्मोक करती है, स्मोकिंग एक हुक्के में 10 सिगरेट जितना निकोटीन। नहीं, मतलब सिंबल आप ऐसे ढूंढ रहे हो। ये सारे सिंबल हैं बच्चों के, कपड़े उतार के नाचना, बर्फ में कूद, कौन करेगा? कोई जो समझदार सा व्यक्ति है वो नहीं करेगा ऐसी हरकतें, ये बच्चे ही करेंगे। तो हम एक तरह से अपनी कल्चर बच्चों को सौंप रहे हैं कि उनको जो प्रतीक अच्छे लगे वो हमारे प्रतीक हैं। वो प्रतीक नहीं है हमारे। तो हमारे क्या प्रतीक हैं? हमारा प्रतीक है जेंडर इक्वेलिटी। जिस टाइम दुनिया और समाजों की औरतें कहीं वृंदावन में और इलाहाबाद में और मथुरा में जीवन काटा करती विधवा होने पे, हमारी अपने घर में रहा करती, अपनी ज़मीन को संभाला करती, अपने बच्चों को पाला करती। ये उनका हक था। ये कोई पंडित नेहरू ने कानून बना के नहीं दिया, ये एक सामाजिक हक था जो आप उससे पहले जाओ। और जैसे सन 1931 में रोहतक जिले की 5% भूमि जो थी वो औरतों के नाम थी। एग्लिटेरियन, ये जो आप ऊंच नीच की भाषा देखते हो, सुनते हो कि ऐसा होता था, उनकी छाया भी पड़ जाए तो, हमारे यहाँ पे नहीं था। वर्किंग रिलेशनशिप्स थी गांव में, फंक्शनली दोनों इकट्ठे काम करते थे। और ये एग्लिटेरियन जो था, ये समाज ये उस कृषक का बनाया हुआ था। तो ये हमारा सिंबल होना चाहिए कि हम एग्लिटेरियन थे, हम डेमोक्रेटिक थे, हम जेंडर न्यूट्रल थे। ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, अब हमने शादी को एक नाच गाने का वो बना दिया है। जो जिम्मेवारी वाला हिस्सा जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि बच्चों को सिखाना चाहिए, कौन सिखाएगा? हमने तो शादियां हैंड ओवर कर दी हैं अपने बच्चों को, भाई तुम कर लो जो मर्जी। और वो बच्चा तो बच्चे ही वाले काम करेगा, भाई ठीक है संगीत करेंगे और भाई नाचेंगे और भाई डीजे लगाएंगे, उनका तो वहीं तक है वो सोच विचार। हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारे बच्चों की आप परफॉर्मेंस देखो, जिस बच्चे को फोकस मिल जाता है वो कमाल कर देता। हाँ, वो चाहे तो आईएएस भी बन जाता है, कुछ चाहे भी तो वो अपना कटोला जेल में भी डाल लेता है। मतलब नहीं, आप पॉलिटिक्स, ये स्पोर्ट्स में देखो, आप बाकी प्रोफेशंस में देखो, जहां उस बच्चे को फोकस मिल गया वो कमाल कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रिजर्वेंस एक बहुत बड़ा क्वालिटी होती है जो हमारे में है कि एक काम के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। अब ये चीज़ जो है, अगर किसी का बच्चा अपनी दिन को बर्बाद कर रहा है तो वो माँ बाप की गलती है। उसको मोटरसाइकिल 2 लाख की पकड़ा दी, पेट्रोल वो बर्बाद करता घूम रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। अब 2 लाख की उसने किताब क्यों ना ला के देते? किताब नहीं ला के देंगे, मतलब क्योंकि हम एक बड़ा अपना सब कुछ जो अच्छा था ना उसको त्यागते जा रहे हैं, और जो दिखावा है, जो झूठ है, उसको अपनाते जा रहे हैं। हमारी लड़कियां का देख लो, वही लड़कों की तरह उनमें भी प्रिजर्वेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा है, वही डीएनए है। लेकिन अब क्या है कि उसको या तो डरा के रखेंगे या उसको इर्रेस्पॉन्सिबल बना देंगे। या तो माँ कहेगी ना ना ये किचन विचन में आना तो भाई छोरी मैं को नहीं लाऊं, मैं छिगली। या फिर उसको इतनी डरा के रखेगी कि आगे जाना मेरा नक्की होगा और मार दे। अरे भाई, उसको जिम्मेवार लेकिन खुद मुख्तार बनाओ, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दो, उस बच्ची को उसको मौका दो। लेकिन साथ में उसको ये भी बताओ कि भाई जब मैं कल को तेरे को एक परिवार भी खड़ा करना है, और जब तू परिवार खड़ा करेगी तो वो तेरी जिम्मेवारियां हैं उसमें। उस लड़के को भी बताओ, इसको भी बताओ। व्हाट आई मीन टू से कि हमारी जो कल्चर थी ना मेहनत वाली, मेहनत, ईमानदारी, वो वापस लाओ। सेल्फ डिसिप्लिन, पहले किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ा करती कि भी पहाड़ के ऊपर अपने आप को आप शाम को नहीं जाते हो, क्योंकि एक सिंपल सी बात थी, भाई पानी गंदा हो जाएगा। आज हम अपने घर के बाहर गलियां मारी सड़े हैं,
छत नहीं, झाड़ू नहीं लगा सकते हम, लगाते नहीं हम। घर हम साफ रखेंगे, बाहर हम गंदगी। बाहर हो रहे हैं, हाँ, वो हमें ये, क्योंकि हमारा जो कॉमन था ना वो हम छोड़ रहे हैं। अब हम अपने अपने को देख रहे हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी कल्चर नहीं है। और फिर हमारे जो कॉमन, तो हमें करना क्या चाहिए कि अपनी कल्चर के पास जाओ। दूसरा, अपने बच्चों को नौकरी लेने के काबिल बनाओ। देखो आज दुनिया में नौकरियां खुली हुई हैं, आने वाले समय में दुनिया में ये नौकरियां और खुलनी हैं। हाँ, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, ना ना, बहुत सारी नौकरी। अब जैसे यूरोप है, पूरा यूरोप बूढ़ा हो रहा है, पूरा जापान बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका 2050 में भारत में हर 5वां आदमी बूढ़ा होगा। हाँ, तो ये इन सब देशों में ना आपको काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन काम किसको मिलेगा? जो काम वहां पे उभर रहे हैं वो करने लायक हो, आप में वो करने का स्किल हो। स्किल इंटरपर्सनल स्किल भी हो, फिजिकल स्किल भी हो और नॉलेज भी हो, तीनों चीजें हो। इंटरपर्सनल स्किल हमारे बहुत ज़रूरी है। ये जो गंद फैला है हमारे यहाँ पे, उससे हमारा इंटरपर्सनल स्किल बर्बाद हो गया। हमारी बोली रफ थी। ये एक हमारा सांस्कृतिक पहलू है, इसमें हमें कोई ना शर्माने की जरूरत, ना घबराने की जरूरत। थी तो थी, है तो है। लेकिन हमें जबरदस्ती किसी के ऊपर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल वाली बात आ गई। हम बोलेंगे अपने लहजे में, लेकिन हम बोलेंगे बात सही। हम खड़े होना चाहिए सही के साथ, ना कि हम जबरदस्ती के भी बस में घुस के और हौला करें तो लोग बदतमीजी से बात करें। अरे ये तो बदतमीज आ गए। हम प्रोफाइल नहीं होने चाहिए कि ऐसी भाषा बोलने वाले बदतमीजी होते हैं। अब जैसे ये स्किल, नॉलेज और इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट में, भाई ठीक है स्टेट का अपना है, पर हम बात कर रहे हैं आज एक समाज की जड़। तो इनके पास जो कॉमन रिसोर्सेस हैं वो इन्हें, ये जो उनके ठेकेदार बन के बैठे हैं, इनसे समाज को उसको लेना पड़ेगा। अब जैसे आप धर्मशालाएं देख लो, मेरे ख्याल में जाट समाज के पास सबसे ज़्यादा धर्मशालाएं होंगी लगभग हर एक। बाकी भी जिस समाज के पास है उसका भी कोई बहुत ज़्यादा उपयोग है नहीं, पर आज हम बात तो जाट की कर रहे हैं ना। धर्मशाला गांव में ऐसे कूड़े पड़े हैं। अब आप उसको एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर में बदल दो। सरकार को छोड़ो, सरकार अपना काम कर रही है, करती रहे। आपके जो समाज के जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं वो अपने पुरखों का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले सकते, जिन्होंने 20वीं सदी के शुरू में 1910-20 के बीच में ये जाट संस्था खड़ी करी थी जी। आज वो अपने अपने गांव में स्किल सेंटर, रीडिंग लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाते इन धर्मशालाओं को? चाहे वो शहर में है चाहे गांव में है, उसको इसका वो थी हमेशा इस काम के लिए, सामूहिक काम के लिए। वो बैठ के लिए खुले सब, वो हुक्का पीने और ताश खेलने के लिए थोड़ा ही है वो जगह, वो इन कामों के लिए हैं। अपने बच्चों को वहाँ बिठाओ, उनको सुविधा दो और सारे इकट्ठे मिलके खर्चा उठा लो, सबके पढ़ेंगे। और इससे ना एक वो जुड़ाव होता है, आपस में जुड़ाव होएगा। संगीत पे आओ, अब जैसे हमारे संगीत में बहुत वैरायटी है, और जैसे वो कहते हैं ना नवरस, वो सारे के सारे हैं। लेकिन हम अब वही, हमने वो बच्चों को पकड़ा रखा है, तो बच्चे तो बीट के हिसाब से चलते हैं कि ठीक है जो बीट जिस पे नाच को वो है, वो तेजी से नाच को वो भी, तो उसको डेवलप कराना। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये समाज का जो संपन्न वर्ग होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। जो पहला जाटों का इतिहास लिखा गया, बेसिकली जो ढंग से लिखा गया, कलिका रंजन सरकार नाम के इतिहासकार ने लिखा था। किसने फंड किया था उसको, अंदाजा है आपको? नहीं। सेठ छाजूराम ने। ओके। हिसार में कॉलेज, सर साहब की मदद। सेठ छाजूराम जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, और उस समय की धर्मशालाएं बनाने में बहुत
और दिल खोल के उन्होंने दान। ये जो चीजें थी ना, ये धर्मशाला और कुएं तो एक ट्रेडिशन भी थी, पैसे वाला आदमी बनाता था, लेकिन ये एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया अपना पैसा। एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट, आपकी इतिहास को संजोने में। आज के दिन मेरे ख्याल में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी तो ऐसा है जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है मैं एमएलए बनने के चक्कर में। हाँ सर, मिनिमम आप ये मानिए कि अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो 5 साल के इस प्रोसेस में 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। नहीं, वो उन्होंने ऐसे साधन लगा रखे हैं, लेकिन वो साधन कैसे हैं? अब वो ये लोग हर जगह एक लाइब्रेरी खोलें, और इनसे खुलवाई जा सकती है। अगर आम समाज इनके ऊपर प्रेशर डालेगा ना, खुल देंगे। ये तो वही काम करेंगे जो तुम कहोगे। तो पॉलिटिक्स के ऊपर आप इस ढंग से भी कब्जा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका सीएम ही हो तभी आप उसकी नकेल पकड़ो, उससे बोलो भाई ये काम कर, बजाय अपने खातिर पर्ची लिखवाने के समाज के लिए काम करवाओ कि अच्छा भाई तू पैसा लगाना चाहता है, ठीक है, इलेक्शन तो उस टाइम देखेंगे, तुम दोनों हो भाई, धर्मेंद्र तू है, योगेंद्र तू है, करो भाई, यो काम करके दिखाओ। इस ढंग से वैसे तो इनको खुद ही करना चाहिए, इनको ही सर छजूराम का एग्जाम्पल लेना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते हैं तो करवाओ। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने स्वार्थ को वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। मेरा स्वार्थ जो है वो तो है, लेकिन मेरा स्वार्थ बहुत हद तक आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपको खतरे में डाल डाल के काम करूंगा ना, तो आप भी वही मेरे को रिटर्न करोगे, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि पूरा समाज अपने अपने लिए काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ रखी है, हमारी गलियां गंदी हैं, हमारे क्राइम होता है, सेल्फ सेंट्रिक। हाँ, हम सड़क पे चलते किसी आदमी का चोट लगी है उसकी मदद करने के लिए नहीं रुकते हैं। तो ये जो गंदगी फैलाते हैं। हाँ, 50 लाख की गाड़ी में चलने वाला आदमी शीशे से शीशा उतारे गंदी फेंकते 1 सेकंड नहीं लगाता जी। ये जो पैसे वाला है ना आज का, जैसे मैं अभी भी कह रहा था ना, ये सर छाजूराम टाइप, आजकल तो पता नहीं पैसा कैसे कैसों के पास आ रखा है। ये जो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतनी ज़्यादा वो गंदगी फैलाता मिले ऑन एवरेज। हाँ जी। ऑन एवरेज ये मान के चलो कि जिसके ज़्यादा साधन हैं वो उनको ज़्यादा मिसयूज़ कर रहा है, समाज के अंदर ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वो अपने बच्चों को बेकार की सुविधाएं देगा, वैसे सारे दिन उस चाहे कई महीने तक बच्चे का मुंह ना देखे, लेकिन अगर उसके बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बजाय माफ़ी मांगने के उसको बचाने के लिए ताकत लगा देगा। बिल्कुल। तो ये जो है हमें ये करना चाहिए। मेरे ख्याल में जाटों के लिए सही वक्त है, ये पॉलिटिक्स से कुछ दिन दूर हो जाओ। उससे मेरा कहने का मतलब है कि भाई तुम 25% हो, तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसको पॉलिटिशियनों को भगवान बनाना छोड़ दो। ज़रूरी नहीं कि सीएम हो, काम कराने के और भी ढंग होते हैं। पारसी कितने हैं? कुछ हजार ही हैं। हाँ। लेकिन जब रतन टाटा मरता है ना तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाता है। हाँ, जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उनके पास ये तो यहूदी भी बहुत थोड़े हैं दुनिया के हिसाब से देखें तो। बिल्कुल, और यहूदी कंट्रोल करते हैं दुनिया का नैरेटिव, और कहीं पे वो प्रेसिडेंट नहीं है, इतना सा देश है। तो जरूरी नहीं कि एक आपने बीच में कहा था इसमें कि पॉलिटिक्स ने जाटों को कुछ खास दिया नहीं दिया है। ये कैसे मतलब सर? आप देख लो सन 66 के बाद का हरियाणा देख लो, मतलब आप तब से बने हो एक तरह से डिसाइसिव फैक्टर, तो आप देख लो पॉलिटिक्स के नाम पे आपके जितने भी लोग फैमिलीज को मिला है। हाँ, आपका कहना क्या मतलब है? नहीं, आप दूसरे इस ढंग से भी देख लो। हरियाणा की 1966 के बाद आर्थिक प्रगति का स्वर्ण युग कौन सा था? बंसीलाल वाला। हाँ, कायदे से एक ही मुख्यमंत्री ढंग के मिले। आर्थिक उन्नति वाला स्वर्णिम युग बंसीलाल वाला। सोशल जस्टिस, स्पेशली ये ऐसी चीजें जैसे ये बुढ़ापा पेंशन वगैरह, देवीलाल जी की। देवीलाल। फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो मतलब आगे काम आए, दीपेंद्र भाई, IIHM, सुपवा, ये ऐसी हैं जो फ्यूचरिस्टिक थी।
ये सारे समाज के लिए हैं, पूर्व सब के लिए हैं। जातिवाद का आरोप किस पे लगता है? तो क्या मिला आपको? ये सारी चीजें, सर छोटराम का ले लो, सर साहब का ले लो। आज के दिन कोई बात करेगा, अरे वो तो अंग्रेजों का गुरु। अरे भाई अच्छा, सर मैं तो हैरान करने वाली बात है, 3 लाख एकड़ भूमि उन्होंने एससी समाज को दी। अगर इनके पास 1 एकड़ भी जमीन है, उनकी वजह से भाई आप अहीरों को, रांगड़ों को, सैनियों को, सर उन्होंने तो सारे सर्व समाज के लिए काम किया। आप सीधी सी बात है, एक बात देखो, उस समय के जो आंकड़े हैं, जब सर साहब पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, लगभग 37% जमीन तो सीधी सीधी महाजन और साहूकारों के पास थी। मतलब उस पे खेती करने वाला किसान मुजारा था 37%। उसके अलावा अनदर 23% लोग जो थे, उन्होंने कर्ज ले रखा था, लेकिन उनकी जमीन अभी तक उनके पास थी। दूसरे शब्दों में ओवरऑल 60%, इसमें सारा समाज आता है। सारे लोग जो खेती कर रहे थे, उनका 60% कर्ज में डूबा हुआ था। अब अगर सर साहब के बनाए हुए नियम, कायदे, कानूनों से फायदा हुआ, तो इस पूरे 60% को हुआ। तो इसमें वो लोग भी शामिल थे जो आज के, जिनके वंशज आज उनको अंग्रेजों का वो पिट्ठू फलाना ढिमकाना गालियां देते हैं। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ, भाई अपना रिकॉर्ड ढूंढ लो। उस टाइम के वो जो महाजन थे परिवार, उन दोनों वो सारे रिकॉर्ड धरे होंगे कि इसके कितने पैसे माफ हुए थे, उल्टे दे दो उनसे। तुम तो बड़े बहादुर थे, तुम बहादुर हो, तुम्हारे वंशजों की गलती को सुधारो, दे दो वापस। उनसे जो भी फायदे हुए हैं सर साहब के बनाए हुए कानूनों से, अगर तुम्हें कोई भी तुम्हारे परिवार का या तुम्हें फायदा हुआ है, वापस करो। फिर तुम गाली देने के हकदार हो। एक तरफ तो तुम खा भी रहे हो, उनके दिए हुए चीज़ें भी ले रहे हो, और दूसरी तरफ उनको गाली भी दे रहे हो। पर ये हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आदमी की फितरत है कि वो उसके ऊपर किए हुए एहसानों को बहुत जल्दी भूलता है। तो ये यहाँ पे भी हो रहा है। आदमी की ये फितरत है कि वो अपने ऊपर किए एहसानों को बहुत जल्दी भूलता है, जानबूझ के भूलता है, याद नहीं रखना चाहता है, उससे नज़र नहीं मिलाएगा, उससे दूर जाएगा और उसकी पीठ पीछे बुराई करेगा। अरे इसने तो इसलिए किया था, न्यू थोड़ा ये बात थी, बात तो या न्यू थी, इसने उस टाइम हमारी ज़रूरत थी तो इसने, इस ढंग से मतलब उस बात को घुमाएंगे। कभी नहीं, ये आदमी की फितरत है। नहीं तो वो व्यक्ति था सर साहब जिसका पत्नी और बेटी 2nd क्लास में ट्रेवल करती हैं जब वो मंत्री है, और उन दिनों में मंत्रियों की जो तनख्वाह होती थी ना, वो आज के हिसाब से बहुत बड़ी तनख्वाह थी। वो सारी की सारी वो अपना देता था, सामाजिक कार्यों में लगाता था। तो उसका मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो इस ढंग से उसको फिर बदनाम करो। हालांकि सर अब तो ऐसा लगता है किसी को मतलब फुर्सत ही नहीं है किसी को बदनाम करने की, किसी का नाम करने नहीं की। इससे क्या होता है ना, नहीं है क्या है ना कि इसका असर बड़ा गहरा होता है। आप अपने जो भी यूथ है, सर साहब का नाम लेने वाला जाट यूथ नहीं मिलेगा, मिडिल एज में मिलेंगे या एल्डर मिलेंगे। जो यूथ है ना, वो तो और फलानी ब्रिगेड, धमकानी ब्रिगेड, उनसे जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इस नैरेटिव का असर है। वो ये अंदर से ये फील करता है कि ना ना ना, वो उसने ना, वो ठीक नहीं था भाई, बात उसकी पूरी ठीक नहीं। ये जो कमी है, ये इसीलिए है कि हमारे जो हम लोग हैं, हमने अपने बच्चों को इतिहास सही दृष्टिकोण से नहीं समझाया। अच्छा, आपने कभी इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की सर कि एक जाट कम्युनिटी के ऊपर एक ये तोहमत सी लगती है कि इनके पास ही ज़मीन क्यों है, दूसरों के पास इतनी ज़मीन क्यों नहीं है? देखो भाई, भारत और ये लगभग सभी समाजों में होता है, जो है उसमें एक ये जो हिंदू धर्म का कहते हैं कि हिंदू धर्म तो तभी है जब कास्ट है, और कास्ट जो थी वो फंक्शन रिलेटेड थी। शुरू में तो फंक्शन रिलेटेड थी, बाद में वो जन्म से भी हो गई। तो फंक्शनली जो ज़मीन पे काम करने वाला किसान था,
वो ट्रेडिशनली वही रहे हैं जो शुरू से हैं। और हरियाणा में वो जाट है, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, इवन राजस्थान में भी बहुत जाट। ही लॉजिकल जवाब दिया, इतना मतलब पढ़े लिखे लोग भी नहीं, हम भी नहीं। हाँ, उनका देखो बेटा, चाहे कहीं कम्युनिटी का किसान हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो किसान है तो उसका बाप भी खेती करता मिलेगा, दादा भी खेती करता मिलेगा, परदादा भी, उसका बाप भी। ये परंपरागत रूप से किसान है। और चाहे किसी का राज रहा हो, चाहे मुगलों का रहा हो, चाहे खिलजियों का रहा हो, किसी का रहा हो, जिस किसान ने भी खेती की है उसको कर देना पड़ता था। यस, वही कर देता था। हाँ, और उस समय की जो किसान कम्युनिटी थी उसमें इतने गुर्बत थी उनके पास कि वो बहुत चाह के भी खेती करने के बावजूद अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, क्योंकि कर ही इतना ज्यादा थे। सही। तो वो लोग, लेकिन चूंकि खेती के अलावा उनको कुछ आता नहीं था, इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जमीन बचाते चले गए। हाँ। बचाते क्या, करते चले गए खेती नहीं, वो भी रीजन था। ये एक सच्चाई है। बोले जिसने लगान दिया उसकी जमीन बच गई, जिसने नहीं दिया उसकी खत्म हो गई। हाँ, ये भी सच्चाई है। लेकिन साथ में ना एक किसान के लिए जमीन बचाने का एक कारण और भी है कि ये आपको थोड़ा सा इज्जत से जीना अलाउ कर देती है। आप गरीब तो हो और मालिक हो, लेकिन मालिक हो। आप दूसरे से नहीं मांगने जा रहे। तो ये एक सेंस ऑफ, अब क्या है कि बाकी जगहों पे अब ये फर्क था। हमारे यहाँ पे जो था, किसान खुद मुख्तार था, मतलब ज़मीन उसकी थी। इवन मुग़ल पीरियड में अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ज़मीन अल्लाह की होती है, और अल्लाह का जो ज़मीन पे, धरती पे प्रतिनिधि वो अकबर, तो वो सारी ज़मीन अकबर की। लेकिन जब उन्होंने भारत में वो लोग आए तो यहाँ पे पहले से खेती चल रही थी, तो उन्होंने ये मॉडिफाई किया अकबर के टाइम पे कि भाई ज़मीन जब तक वो जोत रहा है उससे आप ज़मीन छुड़वा नहीं सकते। टेक्निकली तो ज़मीन बादशाह की है, लेकिन अगर वो खेती उस पर कर रहा है, हम जिस दिन पहुंचे उस दिन वो खेती कर रहा था और खेती करता रहेगा, तो जब तक वो उस ज़मीन पे खेत जो हल जोतता रहेगा, ज़मीन उसी की रहेगी। अगर किसी को लेनी भी है तो पैसे दे के लेगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिशर्स ने फिर उसको बना दिया इंडिविजुअल ओनरशिप। तो ये जो थी ना, सरकार जो है इज इन ए कॉन्टिन्यूएशन। ये जो चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं होती बादशाह या राज बदले होने से, वो सिस्टम चलता रहता है। तो ये जो थे जाट, इस इलाके में ज़मीन की मुख्तारी इनके पास जितना आप पीछे जाओ रही है, वो दिखता है कि वो रही है। आप पीछे जाओगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको पता लगेगा, जब कर्ज उसने वो टैक्स बढ़ाया था तो जाटों ने विद्रोह किया हंसी के पास। 1624 में जहांगीर अपनी खुद उसमें तुज़ुके जहांगीरी में लिखता है कि उसने जाट 10,000 जाटों को मारा और उनके बच्चों को और बीवियों को गुलाम बनाया, क्योंकि वो मुकाबला कर रहे थे। फिर गोकुल का इतिहास आता है, औरंगजेब के टाइम पे वो लगान पे ही लड़ाई थी जी। और फिर ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड आते हैं कि भी कैसे हमारे पास वो था, हमारे पूरे देश में एक यही महलवाड़ी जो था सिस्टम, बाकी जगह पे रॉयतवाड़ी था, यहाँ पे महलवाड़ी था। तो महलवाड़ी सिस्टम का मतलब था कि ज़मीन जो थी वो पूरा गांव उसका कर्ज इकट्ठा होके देता था, गांव के अंदर उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन था। हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशन रही है कि जो बाकी जाति के लोग गांव में रहते हैं वो एक किराया देते थे। अच्छा। हाँ, मतलब आप किसान उनको वो देता था, उनके मेहनताना, उनके एवज में एक फिक्स मेहनताना होता था। वो एक फिक्स मेहनताना गांव को देते थे जो उस ज़मीन का किराया होता था। ज़मीन की जो मिल्कियत होती थी गांव की, चाहे वो भाई सामलात ज़मीन कह लो आज के दिन, चाहे वो खेती वाले, वो सारी जाट की थी। अच्छा सर, एक ट्रेडिशन और चल रहा है अभी, ज़मीन बेचने का ट्रेडिशन। मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज़मीन को गजों में मापने लग गई है। आप कहीं देख लो, मतलब ज़मीन बेच रहे हैं बहुत ज़्यादा।
और उस जमीन को खरीदने वाले लोग पूंजीपति लोग हैं, वो जमीन लगातार खरीदते जा रहे हैं और ये जमीनें लगातार बेचते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में तो सबसे बड़ा सवाल यही बच जाएगा कि मतलब किसान बचेगा भी नहीं यहाँ पे। भाई मैं तो एक इस बात का ना थोड़ा दूर से जवाब दूं। हाँ। ये ना अपने छोरे से डरना छोड़ दो। मैं ये जो मेरी उम्र के हैं या मेरी उम्र से कम वाले भी जमीन हैं, बेचने की बात करें तो बेदखल कर दो उसको। उस पे डरना बंद कर दो, वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। और जब मारे भी गा तो न्यू किसी और के बारने पड़ते तो मरना है, ठीक है। तो ये छोरे ते डरना दो छोड़, इसने सुबह 4 बजे घर तो बाहर करो खड़ा, नहीं जो करना है कर, 8 बजे तो पहला भीतर नहीं बढ़ जाएगा, मोटरसाइकिल देने की जरूरत नहीं, बहुत ऑटो और वो चल रहे हैं। कोई जमीन बेचना कोई इलाज नहीं है। आप अपना एसेट, भाई आपका जमीन इकोनॉमिक एसेट है, उसमें से फसल आ रही है हर साल, आपका पेट भर रही है। अगर वो पेट नहीं मतलब आपका पूरा खर्चा नहीं भी चल रहा तो कम से कम पेट तो भर रही है। आप इकोनॉमिक एसेट बेच के घर बना लो। घर इकोनॉमिक एसेट नहीं है, घर से कोई इनकम नहीं आने वाली। मोटरसाइकिल या कार खरीद लो, कोई इकोनॉमिक एसेट नहीं है। खेत तो कुछ ना कुछ देगा आपको, बिल्कुल। अगर आप उसमें मूली के बीज डालोगे तो मूली देगा आपको, कुछ का कुछ तो देगा आपको। घर मतलब मान लो आपकी जमीन कम पैदावार है और वहां पे कुछ और काम धंधा हो सकता है, उस जमीन पे वो करो, उसको बेच क्यों रहे हो? वो आपका इकोनॉमिक एसेट है, उसको आप रीडिप्लॉय कर लो। मान लो खेती नहीं करना चाहते, आप उसको रीडिप्लॉय कर दो। भी वहाँ पे अगर वेयर हाउस बन रहे वो हो गए, रूरल टूरिज्म के लिए कर दो। वहाँ पे कोई भी आप भाई कुछ भी ना करो, वैसे ही रखे रखोगे तब भी बढ़ रही है। मैं ऐसे लोग हैं ना जिनकी भाई उसी से काम चलना है परिवार, तो उसको रीडिप्लॉय करो ना, कोई और काम धंधा उस पे, वैल्यू एडिशन कर दो उसका, कोई और काम धंधा शुरू करो उस पे, जो भी आपके इलाके को सूट करता है। उस इलाके में जो भी आप नया काम करके कुछ कर सकते हो वो करो। अब रूरल टूरिज्म का इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्कोप है, अगर हम इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक कर लें। रूरल टूरिज्म से मेरा मतलब, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे गांव का ही ले लो। मेरा गांव दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर है। अब अगर मेरे गांव में जो पुरानी हवेली से 4, 5, 3, 2 जो भी बची हुई, गांव के 4 या 5 लड़के इकट्ठे होकर उन सबको किराए पे ले लें, पर ये कंफर्म हो गया भी 15 साल के लिए ले रहे हैं हम, किराया बढ़ा सकते हो, हटा नहीं सकते। उनके अंदर वो बेडरूम तैयार करें जितने भी हो सकते हैं। जो दिल्ली से टूरिस्ट आना चाहें वीकेंड पे, वो उन कमरों में रहें। अच्छा, विलेज टूरिज्म चल सकता है। वहाँ पे उनको आप 1-2 जो भी औरतें हैं जिनको इकोनॉमिक ज़रूरत है, उनको आप कुक के तौर पे रख लो, देसी खाना खिलाओ, सारा काम बाइज्जत करो। उनसे जो आप पैसा ले रहे हो, जो आप उनको प्रॉमिस कर रहे हो फैसिलिटीज़, वो उनको दो। वो आते हैं तो उनके साथ यहाँ पे बदतमीजी मत करो। और उनका एक, ये बहुत सी जगह है ये फॉर्मेट के भी, उसको आप क्या क्या कर सकते हो, खेतों में घुमाने ले जा सकते हो। चल रहे हैं कई, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप ही के वहाँ पे जज्जर में तो कई सारे हैं फार्म। वो तो उन्होंने प्रॉपर रिजॉर्ट बनाए हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ आम परिवार के लोगों की, जिनके अपने घर हैं, एक कमरा स्पेयर कर लिया, या उनकी पुरानी एली है उसमें तो चुबारा उन्होंने निकाल लिया, इस ढंग से। तो ये मतलब वो रिजॉर्ट भी चल रहे हैं, ये भी चलेगा। तो इस ढंग से आप कुछ मतलब डिप्लॉय करो अपने एसेट्स को। पर बेचना कोई समाधान ना ना ना, बेचना कोई समाधान नहीं है, बेवकूफ़ी है। एक बार गई तो गई। गई तो गई। गांव में मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज देखी जिन्होंने जमीन बेची है, दोबारा नहीं खरीद पाए सर वो। मेरे पास वो फौजी होना तो ले देगा एक आध प्लॉट है। हाँ। तो मैं क्या करूं कि जिस दिन ये प्लॉट बिक गया, हाँ, दोबारा नहीं ले जाएगा, दोबारा नहीं खरीदा जाएगा। वैसे ये जनरल जाट पॉलिटिक्स पे बातचीत थी, पर ये सारी बातें हर तबके पे लागू होती हैं। हर तबके पे लागू है, पर क्योंकि हम जाटों की बात कर रहे थे, क्योंकि जाट के ना ज्यादा वहम हो रखा है। ये पता नहीं इन पॉलिटिशियनों ने इसके दिमाग में बिठा रखा है कि तन्ने राज करना है। हाँ। और भाई, जबकि इनका कभी राज नहीं था, राज तो कुछ लोगों का था। हाँ, और जो मतलब चुनाव जीता, जो मंत्री बना, राज तो उसका था, इनका क्या था? तुम तो और के
अपने आराम से और कामों में अपने पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने समाज पे ध्यान दो, उनके साथ जुड़ो। बेकार में लठ बजाओ हैं कि मैं लोक दल का, मैं कांग्रेस का, यो बीजेपी, छोड़ो ने। लोगों की तो मजे लो यार पॉलिटिक्स के। बिल्कुल। चुनाव में कर लो पॉलिटिक्स। हाँ, और उनसे पूछो भाई करेगा कि जो भी आता है। महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या हमारे बच्चे सही लाइन पे हैं, क्या हमारा बच्चा खेत में जा रहा है, बिल्कुल। अगर खेती कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या वो रोजगार की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो नशे तो नहीं कर रहा, क्या वो मतलब बाहर जाके फूटता तो नहीं कर रहा, बिल्कुल। वो क्या तीज त्योहार मना रहा है अपने। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तीज त्योहार की एक बात रह गई थी, मैं ये पॉइंट तो दिमाग में लिख के ले आया था, पर भाई यह मेरी दरख्वास्त है आपके थ्रू, भाई तीज मनाओ, संक्रांत मनाओ, कार्तिक नहान का मनाओ, ये बहुत जरूरी है। ये हमारी कल्चर का कल्चर है जी, जोड़े रखती हैं। ये हमारी कल्चर का हिस्सा है, और इनको ढंग से मनाओ, जैसे मनाई जानी चाहिए सामूहिक तौर पे, ताकि हमारे बच्चों को भी पता लगे कि हाँ भाई ये हमारी विरासत है। और खास बात यह है कि सर आप गुजरात चले जाओ, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को पकड़ के रखा है, हर स्टेट ने। हम छोड़ने के लिए भाग रहे हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हमारे वाले सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ना, हम समझ नहीं पाए हैं अपनी चीज़ों को, हम सही दृष्टिकोण से हमने समझा नहीं है, हमारे इतिहास को नहीं समझा है, हमारे अच्छे कौन थे बुरे कौन थे उनको नहीं समझा है, हमारी इस कल्चर की खासियतों को नहीं समझा है। तो बताओगा तो कोई जब समझेंगे ना लोग। तो अच्छा सर, एक चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, वो हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, पर चूंकि आपसे बात हो रही तो पूछना बनता है मेरा। अभी सिख रेजिमेंट ने अपील की है कि भर्ती हो फौज में। मतलब सिख रेजिमेंट का इतना गौरवशाली इतिहास है, तो उसमें क्या कमी हो गई है? मतलब क्या जरूरत पड़ी उनको अपील की? वो यू कांट लिव ऑन ड्रीम्स। मतलब आप ना सिर्फ आप पुराने उस पर ही नहीं जी सकते हो। अभी प्रॉब्लम ये जो अग्निवीर स्कीम आई है, अग्निपथ स्कीम आई है, इसने काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी की है, क्योंकि इससे जो इसकी टर्म ऑफ सर्विस है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लोग नहीं आना चाहते हैं। आप तो पहले दिन से ही इसको मतलब कह रहे थे आप इस बात को। हाँ। जब अग्निवीर लागू हुई हमने बात की थी। आपने कहा था कि फौज में जाने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा लोगों में। बिल्कुल हो रहा है। अब जैसे सिख रेजिमेंट में ये ज़्यादा महसूस हो रहा होगा, तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी, कल को जाट रेजिमेंट वाले भी लिखेंगे और भी लिखेंगे, ये सबके साथ होना है। तो इस अग्निवीर बेसिकली रूट काज मतलब वही है। रूट कॉज अग्निवीर भी है, दूसरा ये भी है कि ये जो है ना हमारा जो आज के दिन अगर आप सोशल लाइफ में देखो ना, तो बड़ा टॉक्सिक समाज हो रखा है। आप किसी को भी क्रेडिट देने के लिए तो तैयार ही नहीं हो। तो पहले जैसे होता था ना, फौजी को अपने यहाँ तो अभी भी है कि बक्सा उठा के लाते थे हम। हाँ, तो जब हम छोटे थे, हाँ, और बस से कोई फौजी उतरा तो हम उसका बक्सा उठा के उसके घर छोड़ के आते थे। घर छोड़ के आते। ये अभी अपने यहाँ तो खैर अभी भी कोई गाड़ी जाती थी फौज की, हम उसको बाय बाय करते थे। है अभी भी अपने यहाँ तो अभी भी है। लेकिन आप ये दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ या और बाकी जगह चले जाओ, वो कहते हैं नहीं इसको और क्या काम है, इसको इसीलिए तो पैसा मिल रहा है, इसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, इतना क्यों मिल रहा है। इस ढंग से बड़ा टॉक्सिसिटी है समाज में। तो लोग कहते हैं यार इतने। हमारा एक एडिटर था, जिनका नाम तो क्या लूँ मैं, वो कहते हैं जैसे कोई शहीद हो गया और क्या हो गया, ऐसा काम था ही। हाँ, एक वो बॉम्बे में है, एक बड़ा फाइनेंशियर है, उससे एक बार मेरी बात हो रही थी, तो बोलता है कि कर्नल साहब यू आर पेड फॉर इट। आई सेड व्हाई डोंट यू आल्सो ट्राई। अगर तुम्हें लगता है कि इतना अट्रैक्टिव सब कुछ है, तो मैंने कहा बॉम्बे छोड़ो, आओ एक बार। तो ये बड़ी टॉक्सिसिटी हो रखी है, वो भी एक रीज़न है। साथ में ये अग्निवीर जैसी स्कीम आ गई, कुछ ये भी है। पंजाब में शायद ड्रग वाला इशू भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल है सर, वो भी ड्रग का इशू तो हरियाणा में भी है सर, बर्बाद हो रहे हैं लोग। जहाँ पे भी बच्चे को, और ये मैं कई बार कहता हूँ, लोग मानते नहीं, हुक्का इसका मतलब ट्रेनिंग है और फोकस ना होना बच्चे का। यू सी, अगर बच्चे को आपने फोकस दे दिया ना, तो वो उस काम पे लग जाएगा। बच्चे में बहुत एनर्जी होती है,
वो फिर लगा ही नहीं रहे जी, वो तो हुक्का देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, बस दो ही काम कर रहे हैं जी। और वही बात फिर वापस वहीं आ गया, हम छोरे थे डरना बंद कर दो। लठ मारने पड़े। फोन दो उसको नोकिया वाला वापस। हाँ बिल्कुल। तो ओवरऑल इस बातचीत का ये है कि अपने बच्चों से डरना छोड़ दें, और ये कि जाट कम्युनिटी पे भी बात नहीं है, ये सब पे लागू होती है। सब पे लागू है। भाई बालकों से डरना छोड़ोगे तो ही सही डिसीजन ले पाओगे, और बिल्कुल। बच्चे की एनर्जी को अगर सही दिशा में लगा दिया तो बढ़ जाएगा जी, बढ़ जाएगा। और गलत लग गई तो फिर विध्वंस कर देगा वो। बिल्कुल। आप शुक्रिया कर्नल साहब, थैंक यू।